बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जनाब इनटेंजिबल एसेट की रिकग्निशन पर। तो हमने कहा जनाब बहुत सारे आइटम इंटेंजिबल हैं, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को क्लासिफाई या क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी वो एक्सपेंडिचर्स इंटेंजिबल एसेट क्लासिफाई नहीं हो पाते। तो वो क्राइटेरिया क्या है बेसिकली? दैट इज व्हाट आइडेंटिफिएबिलिटी, कंट्रोल और कंट्रोल ओवर अ रिसोर्स, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये तीन बातें आपके सामने है बेटा। कल हमारी बात यहाँ पे रुकी थी आपके सामने। यस और नो बताइए। ठीक है, सही है बेटा। अच्छा, अब तवज्जो से आपने बात सुननी है दोबारा से यहीं से। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट किसी भी एक्सपेंडिचर को जो कि किसी इंटेंजिबल आइटम पे इनकर हो रहा है उसको रिकग्नाइज करने के लिए आपको तीन क्राइटेरिया पूरा करने हैं: आइडेंटिफिएबिलिटी, कंट्रोल और एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। दो क्राइटेरिया तो एसेट की डेफिनेशन में मौजूद है, कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, लेकिन आइडेंटिफिएबिलिटी वाला लफ्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की आइडेंटिफिएबिलिटी यानी एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना बतौर एसेट जो है वो मुश्किल है। बाकी सब केसेस के अंदर इजीली जो एक्सपेंडिचर है वो किस एसेट पे इनकर हो रहा है ये मालूम करना क्या है, आसान है, आइडेंटिफिएबल है। अब इसकी मिसालें मैं कल आपको जो दे रहा था वो क्या दे रहा था, मतलब एक बिजनेस ने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, फिक्चर खरीदा, पीआईए ने एयरक्राफ्ट, मतलब मिसाल के पीआईए ने एयरक्राफ्ट खरीदे। अब बताइए, अगर पीआईए के पास जो एयरक्राफ्ट है, मतलब 80 के करीब अगर एयरक्राफ्ट हैं, तो 80 में से अगर एक एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे पीआईए बंद हो जाएगी बेटा? नहीं होगी। अगर पीआईए 80 में से 20 एयरक्राफ्ट बेच दे तो उसके एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट में कमी आ जाएगी। तो वो एयरक्राफ्ट बेच कर क्या होगा? पीआईए को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मतलब पीआईए बिजनेस, बतौर बिजनेस पीआईए तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो आइडेंटिफिएबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी एसेट का एंटिटी से अलग हो जाना और अलग होने के बाद भी उस एंटिटी का बाकी रहना, उससे उस बिजनेस के गोइंग कंसर्न होने पे समझ लो, एक तरह से बात कर रहा हूं मैं। मतलब वो एसेट बिजनेस से इस तरह जुड़ा हुआ ना हो कि अगर वो एसेट नहीं तो बिजनेस नहीं। समझे बात ही नहीं? तो एक बिजनेस की गुडविल बिजनेस से इस तरह जुड़ी हुई है कि अगर वो गुडविल किसी और को दे दी जाएगी तो मतलब ये लिया जाएगा पूरा बिजनेस ही किसी और को दे दिया गया, वो सेटअप ही किसी और को उठा के दे दिया गया। तो बिजनेस में से गुडविल को अलग करके बेच देना ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं। फिर मैंने आपको यही एग्जांपल कल दी थी ब्रांड्स के हवाले से कि आपका बिजनेस जिस ब्रांड नेम से चलता है, अगर उस ब्रांड को ही आप किसी और को बेच देंगे तो क्या होगा? फिर आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। मैंने कहा अगर पैम्पर कंपनी पैम्पर ब्रांड ही किसी और को दे दे तो बिजनेस फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझे बात? या अगर पेप्सी कंपनी पेप्सी नाम ही किसी को दे दे तो फिर वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्या ब्रांड सेल होते हैं या नहीं है? हाँ जी, कुछ ब्रांड सेल होते हैं, कुछ ब्रांड सेल भी होते हैं, अलग भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और सेंस है, समझेगा जरा बात को। देखो अब समझना, ब्रांड का मतलब है प्रोडक्ट का नाम। उस नाम को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो एडवर्टाइजमेंट है। तो आसान लफ्जों में मैं जिस सेंस में बात कर रहा हूँ उस सेंस को समझना। वो सेंस ये है कि उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो सिर्फ उस ब्रांड को प्रमोट नहीं करेगा बल्कि वो आपके पूरे बिजनेस को प्रमोट करेगा। भले प्रमोट एक ब्रांड हो रहा हो, लेकिन वो एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट होगी आपके ओवरऑल बिजनेस की। क्या कहते हैं?
तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी भी ब्रांड को क्रिएट करने में, क्रिएट मतलब पब्लिक को उसकी अवेयरनेस देने में, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने में, उसका नाम बनाने में, उसका नाम सोचने में, उसका नाम रजिस्टर्ड करवाने में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो सब जो है वो किसका पार्ट है? ठीक है, तो ब्रांड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो असल में ब्रांड पे नहीं है, वो बिजनेस पे एक्सपेंडिचर है। तो ये टर्म आगे आने वाली है, सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब देखें यहाँ पर लफ्ज आया आइडेंटिफिएबिलिटी। आइडेंटिफिएबिलिटी की डेफिनेशन थी पैराग्राफ नंबर 12 में, जो कल मैंने आपके सामने रीड की थी। और बात कर रही थी जनाब कि कोई भी एसेट कोई भी इंटेंजिबल रिसोर्स या इंटेंजिबल आइटम जिसको हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पे असेस करने जा रहे हैं कि वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, उसके लिए हमें देखना क्या है, इफ आइदर कि वो सेपरेबल है या नहीं। और सेपरेबल होना मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड, डिवाइडेड फ्रॉम द एंटिटी, कि उसको एंटिटी से अलहदा करके, सेपरेट करके या डिवाइड करके देखा जा सकता है, उसको किसी और को बेचा जा सकता है, किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी और को लाइसेंस किया जा सकता है, किसी और को रेंट पे जा सकता है, एक्सचेंज करके उसके बदले कोई नई चीज हासिल की जा सकती है। ठीक है ना? ये तमाम बातें आपके सामने। तो बताने का मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, जिस तरह आप अगर उस चीज को अपने से अलग कर सकते हो, और वो अलग करने के बाद मतलब इसके सबसे आसान लफ्ज एग्जाम्पल क्या है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आसान लफ्जों। ठीक है ना? तो अब बात वही है ना, एग्जाम्पल मैंने आपको दी गुडविल की, तो गुडविल जो है बिजनेस से अलग नहीं की जा सकती, जो गुडविल आपने वक्त के साथ डेवलप की। अच्छा जी, अब फिर मैंने एक एग्जाम्पल दी लाइसेंस की। लाइसेंस आपको मिला, वो लाइसेंस आप किसी और को दे सकते हो यूज करने के लिए, कि आपके ब्याह पे कोई और यूज कर ले। और लाइसेंस किसी को आप रेंट पे दे सकते हो कि आपके ब्याह पे वो यूज कर ले, उसके बदले आपको पैसे दे दे, एंड सो ऑन। मतलब यानी कि सारी बातें। तो इन तमाम केसेस में वो लाइसेंस जो बतौर जिसको हम इनटेंजिबल एसेट के तौर पर देखने जा रहे हैं उसको सेपरेबल माना जाएगा। लेकिन फर्ज करें गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि ना आप उसको बेच सकते हो, ना आप उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। ये लाइसेंस सोली आपके यूज के लिए, आपकी बिजनेस के अलावा कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, वो लाइसेंस सेपरेबल नहीं है। तो 12 पैराग्राफ का एक क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जहां पर पॉइंट ए खत्म हो रहा है और के बाद अगर वो कहता है बी क्राइटेरिया पूरा हो जाए ना, तब भी हम उसको आइडेंटिफिएबल मान लेंगे। बहुत अरसा पहले ये बी पॉइंट नहीं हुआ करता था, खैर इसकी बहस में नहीं पड़ते। तो ये बी पॉइंट क्या है? अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। यानी ये अराइज हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स के जरिए। मतलब लाइसेंस के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल टर्म्स क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो अब भले लाइसेंस जो हो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो, रिस्ट्रिक्शन हो कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको बेच नहीं सकते, ये सोली आपके यूज के लिए है, तो लाइसेंस फिर भी आइडेंटिफिएबिलिटी का क्राइटेरिया नंबर बी पूरा कर जाएगा, क्योंकि लाइसेंस के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे पैराग्राफ कहता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज राइट्स आर ट्रांसफरेबल और सेपरेबल फ्रॉम द एंटिटी और फ्रॉम द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। यानी इस जब आप कोई इंटेंजिबल रिसोर्स अराइज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स, तो उसको आप इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। समझ रहे हैं बात या नहीं बेटा? तो ऐसा लाइसेंस जिस पे रिस्ट्रिक्शन हो ट्रांसफर होने की, तो क्या अब हम उसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? रिस्पॉन्स प्लीज। कोई जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से यार।
अच्छा ये बताइए, सॉफ्टवेयर 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 क्या सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है? क्या सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है? यस बिल्कुल है। अब ये बताओ, माइक्रोसॉफ्ट से अगर आप ऑफिशियली एमएस ऑफिस परचेज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट से आप ऑफिशियली एमएस ऑफिस परचेज करते हो, तो जरा लीगली बताना, कानूनी तौर पे बताना कि क्या उस एमएस ऑफिस की कॉपीज बनाकर आप आगे किसी को बेच सकते हो? क्या माइक्रोसॉफ्ट आपको इस बात की परमिशन देगा? जवाब दो। चलो नहीं देगा। अच्छा, आपने माइक्रोसॉफ्ट से उस सॉफ्टवेयर का यूज कर मतलब लाइसेंस लिया है एक कंप्यूटर के लिए, तो जरा बताओ लीगली वो एक से ज्यादा कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की परमिशन देगा? लीगली देखना, लीगली। वो जो तुम करते हो तो नहीं, तुम तो लिए बगैर यूज कर लेते हो। जवाब दो, बताओ, रिस्पॉन्स दो। नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? उस सॉफ्टवेयर के किसी और को बेचने पर या किसी और को यूज करने के लिए देने पर क्या होनी चाहिए भाई? रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए उसका। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, क्या उसमें आपको लाइसेंस एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता? जिसकी टर्म्स एंड एग्रीमेंट आप हमेशा पढ़े बगैर क्या करते हो, यस कर लेते हो। बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, इसका मतलब ये हुआ ना कि कि बजाहिर तो वो सॉफ्टवेयर सेपरेबल नहीं है, लेकिन लेकिन क्योंकि वो अराइज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स, तो क्या तुम उसको बी क्राइटेरिया पूरा होने की बिना पर इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो बात क्लियर हुई ना बेटा यहां तक सबको? ठीक है जी। अब अगर इसको किसी को, जो ऊपर लिखे हुए आखिरी लाइंस हैं जिसको जिसमें आपको उलझाना नहीं चाहता, वो टुगेदर विद लाइबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट जो बात लिखी हुई है, टुगेदर विद रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट या लाइबिलिटी, ठीक है, इस क्या कहते हैं उलझन में लेके जाना नहीं चाहता मैं आपको बाज दफा। मतलब ये नहीं कि ये कुछ बातें जो हैं वो आगे कुछ पॉइंट चीजों से करती हैं, रिलेट करती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड, जब वो एसेट रिकॉग्नाइज होते हैं तो उनसे रिलेटेड लाइबिलिटीज भी क्या होती हैं, रिकॉग्नाइज होती हैं। वो एसेट अकेले नहीं होते। जैसे एक एसेट कैपिटलाइज हुआ है तो साथ साथ उसको डिसमेंटल करने की ऑब्लिगेशन भी क्या हुई है, रिकॉग्नाइज हुई है। तो ये आपको एक मैंने हिंट या एग्जांपल दे दी कि इस सेंस में यहाँ पर क्या है बात हुई हुई। खैर, तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको मुश्किल अल्फाजों की तरफ लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर फिर भी किसी के दिल में कोई तंगी आ रही हो कि भाई ये वाली पॉइंट नहीं पढ़ी सर ने, तो मैंने बोला कि इसको भी पढ़ दूं जरा, आपको एक आइडिया जनरेट हो जाए। ठीक है ना? तो मैं पॉइंट सिर्फ उतने पढ़ता हूँ जितने आपके लिए फिल वक्त क्या है जरूरी है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये एरिया आपके सामने क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। आइडेंटिफिएबिलिटी आपके सामने क्लियर है? अच्छा जी। यू फोन ने, यू पैसा, यू पैसा क्या है? एक ब्रांड है, यस और नो? यू पैसा एक ब्रांड है क्या नहीं है? मोबी कैश एक ब्रांड है क्या नहीं है? इजी पैसा एक ब्रांड है क्या नहीं? टेलीनॉर इस मामले में सबसे आगे है मेरे हिसाब से। क्यों? ये सारी इस तरह की इनोवेशंस जो है टेलीनॉर ने क्या किए, इजाद किए। वो जो सबसे पहले आता है ना वो लीडर कहलाता है। आप आज अगर मोबाइलिंग भी इस्तेमाल करते हो
आप आज अगर यूफोन भी इस्तेमाल करते हो या जोंग भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप बैलेंस लोड करवाने जाते हो तो आप उसको बोलते हो यार इजी लोड कर दो, चाहे वो मोबिलिक का नंबर हो, चाहे वो यूफोन का नंबर हो, चाहे वो वारिद का नंबर हो, ठीक है भाई, चाहे वो क्या कहते हैं जोंग का नंबर हो, बोलते आप इजी लोड हो। ये इजी लोड का टर्म इस्तेमाल या इजाद किसने किया था? ये टेलेनॉर ने किया था। यू फोन वाले तो यू लोड बोलते हैं यार, यू लोड। उनका उनके उनके इजी लोड का नाम तो यू लोड है, लेकिन क्योंकि अवाम के सामने सबसे पहले इजी लोड का नाम आया, वही ब्रांड नेम, तो वो उसी ब्रांड नेम के पीछे चलता है। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? हाँ बेटा, हम बैलेंस बोलते हैं, बाज लोग क्रेडिट बोलते हैं। जो फाइनेंस वाले होते हैं ना, वो क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट, यार क्रेडिट खत्म हो गया है। तो अब तुम बैलेंस नहीं बोलना बेटा, वरना तुम्हें कोई बोलेगा सीए कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता ये बैलेंस और नहीं होता, ये क्रेडिट होता है? तो हुसैन बेटा आइंदा क्या बोलोगे? अगर किसी को तुम बोलते हो बैलेंस दे दो, तो इसका मतलब क्या होगा यार हुसैन? तुमने बात कहीं और पहुंचा दी, यकीन करो। बैलेंस दे दो, क्या ख्याल? अच्छा भाई, फराज ने भाई स्टेटमेंट दे दी भाई, फराज की तरफ से हमला हो गया है। फराज कह रहा है तो लोन लेते हैं। ये वो वाली कहानी तो नहीं है, लोन ले लेके सिम क्या कर देना, फेंकते जाना, फिर नई सिम निकलवा लेना, उस पर फ्री का बैलेंस इस्तेमाल करना, फ्री का क्या कहते हैं लोड इस्तेमाल करना। बहरहाल चलो यार, कहीं और बात निकल गई, बराए मेहरबानी वापस आ जाओ। ठीक है बेटा, तो बात यहाँ तक पहुंची कैसे बाय द वे यार? पता नहीं तुमने कहाँ पहुंचा दिया यार, कहाँ ले गया ये शख्स हमें। हाँ, मैं तो बात कर रहा था यार यू फोन की, यू फोन से करते करते मैं यहाँ पहुंच गया। अच्छा भाई, यू फोन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जुल्फिकार इंडस्ट्रीज के नाम की कंपनी के नाम से, मतलब जुल्फिकार इंडस्ट्रीज से। अच्छा, और क्यों साइन किया था? कि उनका ये जो है ना, जो सिस्टम है इनका, ये इजी पैसा जैसा सिस्टम जो है ना यू फोन का, ये प्रमोट हो सके यू पैसा के नाम से। अच्छा जी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? वो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि जुल्फिकार इंडस्ट्रीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगी यू पैसा इस्तेमाल करके। यस और नो? जवाब दें। यानी जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको यू पैसा के जरिए क्या मिलेंगी? सैलरीज मिलेंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसने साइन किया? इसमें फायदा किसको है? जुल्फिकार इंडस्ट्रीज को या यू फोन को? तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज? अगर ये एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो अलग बात है। लेकिन अगर यू फोन ने इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए जुल्फिकार इंडस्ट्रीज को क्या दिए? कुछ पेमेंट्स दिए, तो वो पेमेंट्स लेकर जुल्फिकार इंडस्ट्री क्या हो गई? बाउंड हो गई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, कि वो इस अरसे तक जो होगी वो अपने एम्प्लॉयज को यू पैसा के जरिए ही क्या करेगी? सैलरीज पे करेगी। तो इट मीन्स दैट ये जो इनका आपस का ताल्लुक है, या इसमें जो राइट क्रिएट हुआ है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के जरिए क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। तो जो एक्सपेंडिचर यू फोन ने किया होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर,
इस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यस और नो बताइए। हालांकि इस केस में सर्विस यूफोन दे रहा है, लेकिन यूफोन इस सर्विस देने को पैसे नहीं ले रहा, बस यूफोन चाह रहा है कि उसका ये सिस्टम जो है वो ज्यादा में ज्यादा लोग क्या करें, इस्तेमाल करें, वो इस सिस्टम में क्या होता है, इंटर होता है। क्या ख्याल है? कुछ समझे बात या नहीं? तो मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसके ऊपर कवर, लेकिन ये आपके सामने मैंने आइडेंटिफिकेबिलिटी वाला पॉइंट रख दिया है। कोई मसला यहाँ तक आपके सामने हो तो बताइएगा मुझे। ठीक है जी। कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या है भाई? कंट्रोल कहते हैं भाई पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये की पॉइंट, एक की वर्ड है, इसको ध्यान में रखना भाई। पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर को इनकर करने के बाद, तो फिर वो एक्सपेंडिचर आपके लिए ऑब्वियसली एसेट है। और एक और मायना क्या है, एंड टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। मतलब आपके पास कोई फार्मूला है, आपके पास कोरोना की वैक्सीन है, अब आप चाहते हो कि ये वैक्सीन जो है वो आप ही लॉन्च करो ताकि आप बड़ा मुनाफा कमा सको, लेकिन जैसे ही आपका फार्मूला लीक हो गया तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करेंगी, इस वैक्सीन को बनाना शुरू कर देंगी। यस और नो? तो अब आप दूसरों को रोक कैसे सकते हो? आप दूसरों को रोक सकते हो अपनी इस फार्मूले को पेटेंट करवा के। पेटेंट। यस और नो? तो पेटेंट का मतलब क्या है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये फार्मूला आपका है, आपकी मर्जी के बगैर ना कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, ना कोई इसको बेच सकता है। इसका यूज अब आप तय करोगे क्या होगा। ठीक है? और वो पेटेंट ऑब्वियसली जो है वो इनफोर्सेबल हो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे तो आप जाके कोर्ट जाके उसको इन्फोर्स कर सको, उसको रोक सको। ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट के जरिए इसको इन्फोर्स करो, आप सम अदर वे के अंदर भी क्या कर सकते हो, उसको इन्फोर्स कर सकते हो। मतलब आपको पता है एप्पल कंपनी जो है उसके बहुत सारी प्रोडक्ट के राज आज तक किसी के सामने नहीं है। मतलब वो जो उनका सिस्टम है, उनकी 2 GB की रैम जो है वो आपकी 8 GB की रैम से ज्यादा अच्छा काम कर जाती है। अगर आप उनका मैक अपने आम लैपटॉप में i7 या i9 में जिसमें 8 GB रैम लगी हुई है उसमें इंस्टॉल करोगे तो आपका ये 8 GB रैम वाला i7 भी बैठ जाएगा बेटा, लेकिन उनका वो 2 GB रैम वाला मैक जो है वो काम करता है यार। कितनी हैरानगी की बात है। जवाब दें, क्या कहता है? जवाब देंगे बेटा? कुछ बात समझ में आई है? तो क्या वजह है, वो कुछ और तरीकों से क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो अपनी बात जो है वो बाहर निकलने नहीं देते। मतलब अब उसके बारे में सुनने में ये आया है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जिस टाइम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उस टाइम वो फैक्ट्री में रहते हैं और वो फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तफसील में नहीं गया मैं इतनी इसको देखने के, लेकिन सुनी सुनाई बात जरूर है, मैं एक आइडिया के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। जो बात कंफर्म ना हो लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आइडिया के तौर पर रख रहा हूँ। अगर आपने भी सुना हो तो बताइएगा, तस्दीक कीजिएगा इस बात की, ऐसी कोई बात आपने सुनी हो। सुनने में आता है कि बहुत सारे वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं
या लेबर है वो वहां पे खुदकुशियां कर लेते हैं क्योंकि उनको वहां से बाहर जाने पे क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। सुनने में आया हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है सच झूठ क्या है। बहरहाल तो बताने का मतलब क्या है, देखो जरूरी नहीं कि पैटर्न तो आप कंट्रोल कर पाओ, मतलब आप दूसरों का मतलब दूसरों को अपनी किसी चीज से इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने से रोक पाओ, या जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उसका आप इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर पाओ। तो ये पूरा पैराग्राफ इस बात को डिस्कस कर रहा है। An entity controls an asset if the entity has power to obtain the future economic benefit flowing from the underlying resource and to restrict the access of others to those benefits। अब ये कॉपीराइट्स क्या होते हैं यार, ये बताओ कॉपीराइट्स क्या होते हैं? ठीक है, कॉपीराइट्स यही तो है ना कि अगर आपका कंटेंट कोई कॉपी करता है, कोई चोरी करता है, आप उसकी शिकायत करो तो फौरन वो कंटेंट किसी भी रेलेवेंट वेबसाइट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाएगा। यही है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए मुझे। तो आप कॉपीराइट क्लेम करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, अच्छा उसके बाद the capacity to control an entity to control the future economic benefit from intangible asset would normally stem from legal rights। यानी कि आपकी एबिलिटी क्या है, डिपेंड करता है आपके लीगल राइट्स पर, that are enforceable in the court of law। जब भी कोई आप डिस्प्यूट फेस करोगे ऐसा, तो क्या आप उस राइट को कोर्ट जाके इन्फोर्स कर पाओगे? क्या कोर्ट दूसरों को रोकेगा आपकी चीज इस्तेमाल करने से? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब आपका कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। इन द एब्सेंस ऑफ लीगल राइट, अगर कोई लीगल राइट नहीं है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल। मतलब लीगल राइट की गैर मौजूदगी में कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेट करना एक अलग बात है। हाउएवर legal enforceability of a right is not a necessary condition for control because an entity may be able to control the future economic benefit in some other way। आपका जो प्रोडक्शन फार्मूला है वो है ही इस नौयत का कि कोई उसको कॉपी ही नहीं कर सकता। आपने उस सिस्टम को इस तरह डेवलप किया हुआ है, आपने उस सिस्टम को ऐसे बनाया हुआ है। तो कुछ केसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि आपके फार्मूले में कोई ऐसी खास बात है या उसका कोई एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो आपको ही पता है, वो किसी और को नहीं पता, वो फाइनल जो इम्पैक्ट होता है वो आपके हाथ से क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं। मतलब मल्टीपल इसमें बातें हो सकती हैं। बहरहाल तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर करने के लिए। तो कंट्रोल का मायना समझ में आया, पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, restrict access of others to those economic benefits, restrict others to those benefits। अच्छा उसके बाद क्या है, और ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब लीगल राइट होगा जो कि इन्फोर्सेबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, तब तो ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ लीगल राइट इसको डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बगैर लीगल राइट्स के भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, सिस्टम डेवलप करके, खुफिया फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद जनाब 14 पैराग्राफ क्या बोलता है, मार्केट एंड टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, आपके बाद एक एम्प्लॉय है जिसकी मार्केट और टेक्निकल नॉलेज बड़ी स्ट्रांग है, जो कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। लेकिन क्या उस एम्प्लॉय की जो मार्केट या टेक्निकल नॉलेज है, उसकी बेस पर आप उस एम्प्लॉय को या उसकी स्किल्स को इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो? जवाब इसका नो है। क्यों? इसलिए कि वो एम्प्लॉय आज आपके पास है, कल जॉब छोड़ के किसी और के पास होगा, तो वो आपका गुलाम थोड़ी है, एम्प्लॉय है। गुलाम होता तो आपके कंट्रोल में होता ना यार। गुलाम होने में और नौकर होने में फर्क है, ऐसे ही ना। अच्छा उसके बाद जनाब तो लिखा हुआ क्या है, एन एंटिटी कंट्रोल्स दोज बेनिफिट इफ फॉर एग्जांपल नॉलेज इज प्रोटेक्टेड बाय लीगल राइट्स सच एज कॉपीराइट्स,
रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट वेयर परमिटेड। हाँ, अगर आपने उस एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई तुम उसके आप उसको अलग से पेमेंट देते हैं कि तुम 3 साल तक 5 साल तक इस जॉब को छोड़ नहीं सकते, ऐसा ही है ना। तो फिर ये अलग बात है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको देखना होगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं नहीं। देखें उसके बाद तो अब एक बात बताइएगा, जो मुख्तलिफ किस्म की फुटबॉल लीग्स होती हैं या क्रिकेट लीग्स होती हैं, उसमें खिलाड़ी परचेज किए जाते हैं, खिलाड़ी। तो वो खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, वो खिलाड़ी एसेट है क्या? खिलाड़ियों की बोली लगी है, खिलाड़ी परचेज किए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। तो वो खिलाड़ी एसेट है क्या, या उनकी स्किल्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है? उनकी स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनकी स्किल्स यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई ये स्किल्स सोनली जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए अवेलेबल होंगी और किसी फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा स्किल्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ? क्या ख्याल है? तो क्या हम उन प्लेयर्स को एसेट बोल सकते हैं? नहीं, प्लेयर्स को एसेट नहीं बोल सकते। हाँ, उन प्लेयर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हैं उनको आप एसेट बोल सकते, समझे बात को। और उसमें हर कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, कीमत है, जिस बेस पर आपने कॉन्ट्रेक्चुअली उस प्लेयर की खिदमात क्या की हैं, हासिल की हैं। बताइए बेटा, जवाब दीजिए। ऐसे ही। अच्छा जी, उसके बाद क्या है भाई, अब आगे लिखा हुआ है एन एंटिटी में हैव अ टीम ऑफ स्किल्ड स्टाफ। आपके पास टीम है किसकी? स्किल्ड स्टाफ, बड़ा अच्छा आपके पास स्टाफ है। उसके बाद may be able to identify incremental staff skills leading to future economic benefits from training। यानी आपको देखिए स्किल स्टाफ है, उनकी स्किल्स को आप और एनहेंस करना चाहते हैं, कैसे? ट्रेनिंग देकर। तो जो ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या आप उस ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर सकते हैं बतौर इंटेंजिबल एसेट? जवाब इसका नो होगा। क्यों? ये बात आपको IE16 पढ़ाते वक्त भी समझाई गई थी। ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी किसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। जब ट्रेनिंग कॉस्ट किसी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती तो बेटा क्या हुआ? क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट जिस पे खर्च हो रही है उस पे आपका कंट्रोल डिफाइन नहीं है। क्यों? अगर वो ट्रेनिंग लेके अपग्रेड हो गया, उसको कोई अच्छी जॉब ऑफर हो गई, वो आपको छोड़ के चला गया, मतलब जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर की है उसका, उस पर मतलब आपका कोई कंट्रोल डिफाइन नहीं हो पा रहा, वो आपका एम्प्लॉय है। क्या ख्याल है? तो लिहाजा हम ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं बेटा? चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, लिखा हुआ क्या आ गया? However, an entity usually has insufficient control over the expected future economic benefits arising from team of skilled staff and from training of these items to meet the definition of an intangible asset। यानी आम तौर पर स्किल स्टाफ का होना और ट्रेनिंग कॉस्ट जो आप खर्च करते हैं उसका इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज होना मुश्किल है, क्योंकि कंट्रोल डिफाइन नहीं होता। हाँ, for a similar reason specific management or technical talent is unlikely to meet the definition of intangible asset। बिल्कुल इस तरीके से ही क्या है कि अगर कोई आपके पास मैनेजमेंट कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट या टेक्निकल टैलेंट है तो उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनलेस जब तक के इट इज प्रोटेक्टेड बाय लीगल राइट, जब तक कि आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें टू यूज इट एंड ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। कि भाई ये स्किल्स, ये मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये टेक्निकल टैलेंट, ये स्टाफ ट्रेनिंग होने के बाद आपकी जो स्किल्स इनहेंस होंगी,
इसका अब सोल यूज जो होगा 3 साल 5 साल के लिए सिर्फ हमारे लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, otherwise you cannot define control, otherwise you cannot recognize these expenditure as intangible assets. Yes or no? जवाब दें बेटा, आप सबसे बात कर रहा हूं, मिले आपका रिस्पांस तो अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? ठीक है जी, उसके बाद जनाब क्या है 16 पैराग्राफ क्या है? एन एंटिटी में हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर। आपके पास कस्टमर बेटा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आमतौर पे होता नहीं है, वरना आपको परिंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हुए दिखाई नहीं देता। हमजा समझ गए परिंदे का मतलब? हमें तो परिंदे जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करते हुए दिखाई देते हैं बहुत सारी जगहों पर, चाहे कराची हो चाहे लाहौर हो, तो बहुत से परिंदे। और ऐसा टेलीविजन में न्यूज चैनल्स के अंदर भी होता है ना, न्यूज चैनल्स के अंदर भी, कि वो एक एंकर जो है वो दूसरे चैनल पे क्या हो गया, मूव कर गया। सही है ना? खास तौर पे हमारे आमिर भाई हर बार रमजान ट्रांसमिशन किसी नए चैनल पे कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? है टेक्निकल टैलेंट है आमिर भाई का, जो टैलेंट है वो किसी और के पास है क्या? आमिर भाई में जो स्किल्स हैं, ऑल इन वन, अफ्तार से पहले नाते पढ़वा लो, बयान करवा लो, ठीक है बेटा, कवालियां चलवा लो बेटा, फिकही बहस करवा लो, कुकिंग करवा लो, कुकिंग आमिर भाई से कुकिंग भी करवा, अफ्तारी भी बनवा लो यार आमिर भाई से तो। ठीक है, इतना टैलेंटेड बंदा, मतलब जिस चैनल के पास चला जाए उसके बाद अफ्तार के बाद तो प्राइम टाइम होता है यार, अफ्तार के बाद तो प्राइम टाइम होता है, और प्राइम टाइम में जो है ना वो आमिर भाई वो नहीं रहता ना, तो भाई उसके बाद तो क्या कहते हैं, गेम शो करवा लो, डांस करवा लो, गाने गा लो, सो ऑन। ठीक है, मतलब यार इतना टैलेंटेड बंदा है, तो अब ये जो आपका स्टैंडर्ड है, ये टेक्निकल टैलेंट की जो बात कर रहा था, ये जो मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रहा था, ये आमिर भाई की तो बात कर रहा था यार, हम भी खिलवा लो यार। तो अब बताइए, जो चैनल्स हैं क्या ये आमिर भाई को इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जवाब इसका नो है ना। आमिर भाई जो है वो एक परिंदे की तरह है, जो कभी एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत कर जाता है, कभी एक चैनल से दूसरे चैनल, कभी तीसरे चैनल। इस बार सरकारी चैनल पे ट्रांसमिशन की है, पिछले साल बोल टीवी पे कर रहे थे, उससे पिछले सालों में एक्सप्रेस पे कर रहे थे, उससे पिछले सालों में जियो पे कर रहे थे, फिर उससे पहले एयरवे पे कर रहे थे, फिर उससे पहले दोबारा जियो पे कर रहे थे। मतलब आपको पता ही है अब मैं आगे मजीद क्या बोलूं। तो वो टैलेंट भरा पड़ा है, तो यकीन माने ये स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर बगैर नाम लिए आमिर भाई की बात कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा टैलेंट कहाँ मिलेगा आपको? और क्या कहते हैं, कमाल आदमी है ना भाई, अपने ही प्रोग्राम में ऑडियंस भी बन जाता है, तो फिर दाद भी दे रहा होता है। वो जो आजकल मशहूर दाद चली है आमिर लियाकत की, जो हर किसी मीम के अंदर एंटर हुई होती है।
आ गया भाई, आ गया फराज, आ गया मैदान में। हुसैन रजा तो पहले ही आ चुका था मुझे पता था, मुझे पता था बेटा, ये आ गए हो तुम लोग मैदान। ठीक है जी, चले बेटा, बात बात आगे निकल गई, आगे बात करते हैं। देखो आमिर भाई से चलो अब आगे बात। तो आमिर भाई तो अपने अंदर जो है वो एक दुनिया है। ये बताओ आमिर भाई की कस्टमर बेस है, मतलब उनको उनको देखने वाले, उनके चाहने वाले, उनके फैंस हैं। आमिर भाई का कस्टमर पोर्टफोलियो है, उनकी व्यूअरशिप है, लोग उनको देखते हैं, आसान लफ्जों में उनकी डिमांड है। क्या कहते हैं बेटे, बताइए। तो एक बिजनेस जिसके पास पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स हो, एक बिजनेस जिसके पास पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर हो, कस्टमर मतलब अच्छे खासे कस्टमर उस बिजनेस से लॉयल हो, उसका मार्केट में अच्छा खासा शेयर हो। लेकिन क्या दिन और हालात बदलते देर लगती है। कल तक नोकिया के पास पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर भी था, नोकिया के पास एशियन मार्केट का मोबाइल फोन का बहुत बड़ा शेयर था। लेकिन आज क्या सिचुएशन है, क्या जो कल तक आपके कस्टमर्स थे, आप उनको कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड कर सकते हो कि वो मुस्तकिल आपसे कोई चीज खरीदे, जब तक कि आपके और उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। रिस्पॉन्स है बेटा। तो अगर बजाहिर एक कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर आपका कंट्रोल है। कल कोई भी आपसे बेहतर चीज प्रोवाइड करेगा, वो कस्टमर कहीं और स्विच कर सकता है। हाँ बेटा, कल तक मार्केट की मोबाइल के पास थी, अब ओप्पो के पास होगी बेटा, सही कह रहे हो तुम। अभी तुम ओप्पो क्यों लाए हो, मुझे समझ नहीं आई बात बेटा। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या जनाब, एन एंटिटी में हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स or market share and expect that because of its efforts, an entity may have a portfolio of customers, market share, and expect that because of its efforts in building customer relationship and loyalty, the customer will continue to trade with the entity. यानी मतलब जो उनका सिस्टम बना हुआ है, जो कस्टमर बेस उन्होंने बना ली है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कस्टमर उनसे ही मुस्तकिल खरीदता रहेगा। हाँ ऐसा जरूर है, अच्छी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हाउ एवर इन द एब्सेंस ऑफ लीगल राइट्स टू प्रोटेक्ट और अदर वेज टू कंट्रोल द रिलेशनशिप विद कस्टमर्स और लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द एंटिटी। यानी बताने का मतलब क्या है यहाँ पर, बताने का मतलब ये है बेटा कि एक कस्टमर से कस्टमर लॉयल्टी डेवलप हो गई है, लेकिन क्या मुस्तकबिल में मजीद खरीदारी करने के लिए आप उसको अपनी तरफ बाउंड कर सकते हैं कि भाई आपने आज चीज खरीदो कल भी खरीदोगे? नहीं, क्योंकि आपके और उसके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा है कि नहीं? ठीक है, एक बच्चा एक सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, नाम किसी का मत लीजिएगा बरा मेहरबानी, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बच्चा एक सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, एएफसी वहां से करता है, कैफ कहीं और से कर लेता है। हालांकि जहां से एएफसी करता है उसका भी नाम है, उसकी भी कस्टमर बेस है, लेकिन जब वो कैफ में कहीं और स्विच हो जाता है, तो क्या वो पुराना वाला इंस्टीट्यूट उसको बाउंड कर सकता है कि तुम कैफ मेरे पास से करो? बताओ, जवाब दो। सिंपल सी बात है। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट फिट हो गई यहां पर, हुई क्या नहीं हुई बताओ? जवाब दो। बहरहाल, तो ये सारी बातें यहाँ पर आ गई, और आगे क्या लिखा हुआ है, however in the absence of legal rights to protect or other ways to control the relationship with the customers or the loyalty of the customers to the entity,
the entity usually has insufficient control over the expected economic benefits from customer relationship and loyalty. मतलब कस्टमर के रिलेशनशिप और लॉयल्टी बेस पर आपके पास कंट्रोल इनसफिशिएंट है. एग्जाम्पल पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स, मार्केट शेयर्स, customer relationship and customer loyalty to meet the definition of intangible asset. तो अगर आपने कस्टमर लॉयल्टी डेवलप की है, आपके पास कस्टमर की कॉन्टेक्ट नंबर है, उनका पोर्टफोलियो है, उनके एड्रेसेस हैं, जिन पर फोन करके या मैसेज करके आप अपनी नई आने वाली प्रोडक्ट के बारे में उनको मालूमात देते रहते हो, तो ये सब कुछ होने से कुछ नहीं होता जब तक कि कोई लीगल राइट अराइज ना हो. ठीक है जी. उसके बाद ये सारी बातें तो क्लियर है. तो to meet the definition of intangible asset, in the absence of legal right to protect customer relationship, exchange transaction for the similar or non-customer relationship or other than part of the business combination, provide evidences that entity is nonetheless able to control the expected future economic benefit flowing from the customer relationship. अच्छा, अब ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का मायना क्या है कि एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कस्टमर जो लिस्ट है वो शेयर करना. यानी आप क्या करते हैं भाई, आपका एक फेसबुक पेज है. अब वो फेसबुक पेज जो है वो इस कदर डेवलप हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग क्या हैं, यानी एक फेसबुक ग्रुप है या फेसबुक पेज है जिस पे आपके बहुत सारे कस्टमर मौजूद हैं. तो आप या तो उस पेज को किसी को बेच सकते हो, किसी को सेल कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स में डिस्कस हो सकते हैं. ठीक है. तो कस्टमर लिस्ट होती है, एक बिजनेस अपनी कस्टमर लिस्ट दूसरे बिजनेस से क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है. अच्छा, अब जो बात आ रही है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को मुकम्मल तौर पे क्या कर ले, एक्वायर कर ले. तो जब एक बिजनेस मुकम्मल तौर पे दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेता है तो उसमें टेंजिबल इनटेंजिबल हर एसेट आ जाते हैं. तो उसमें उस केस में आइडेंटिफिएबिलिटी का क्राइटेरिया क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है. और वो क्राइटेरिया क्या है वो आपके सामने आगे आ रहा है. तो ये यहाँ पे इजाफी बात लिखी हुई है जिसको हम क्या कर रहे हैं, आगे आपके सामने कवर करना शुरू करते हैं. ठीक है जी. तो ये आपके सामने कंट्रोल वाला पॉइंट भी आ गया. और लास्ट पॉइंट आपके पास कौन सा है, लास्ट पॉइंट आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाला पॉइंट है. ठीक है. द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम एन एंटिटी एन इंटेंजिबल एसेट में इंक्लूड revenue from sale of products or services, cost savings, or other economic benefit resulting from the use of the asset by the entity. For example, the use of intellectual property in a production process may reduce future production cost rather than increase future revenue. मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट दो तरीकों से मिल सकता है, या तो इनफ्लो जनरेट करके, आसान लफ्जों में, यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना दो तरीकों से पॉसिबल है. एक तरीका कर क्या है, आपके बिजनेस के इनफ्लोज में इजाफा होगा. दूसरा तरीका क्या है कि इनफ्लोज में इजाफा तो नहीं होगा लेकिन आपके आउटफ्लोज में कमी आ जाएगी. तो अगर एक एक्सपेंडिचर आपकी कॉस्ट को सेव करता है तो कॉस्ट का सेव होना भी क्या करेगा, आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. तो आप सिर्फ इनफ्लो को मत देखो, आप आउटफ्लो को भी देखो. तो अगर आप कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस इंस्टॉल करते हो जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, आप अपने रॉ मटेरियल का ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल तलाश कर लेते हो जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है. अब आप ये देख लो कि कार्स जो हैं वो अब फ्यूल से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ क्या हो रही हैं, स्विच हो रही हैं. सिस्टम में पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया. अब दुनिया भर में ऑयल की डिमांड और फर्दर फैक्टर्स क्या होंगे इस हवाले से. तो क्या कंपनीज के लिए ये नए प्रोसेस से गाड़ियां बनाना सस्ता पड़ेगा, या कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नई गाड़ियां जो हैं वो उनको कम फ्यूल मतलब मतलब उनकी जो रनिंग कॉस्ट होगी वो कम होगी कि नहीं होगी. मतलब मल्टीपल बातें इसमें हो सकती है, बहुत सारी बातें इसमें आ सकती है. ठीक है. तो नया रॉ मटेरियल बना लेना, रॉ मटेरियल के ऑल्टरनेटिव तलाश कर लेना, अपना प्रोडक्शन प्रोसीजर चेंज कर लेना,
इन सबसे अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आती है तो ये भी आपके इकोनॉमिक बेनिफिट की निशानी है। जवाब दें बेटा, यस और नो। तो ये 3 क्राइटेरिया जब पूरे होंगे तो हम उस एसेट को बतौर इंटेंजिबल एसेट क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आज की क्लास मैंने दोबारा जो तफसीली डिस्कशन किया आपसे वो इन 3 चीजों पे किया। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे मैं फर्दर बात करूंगा एक स्केच बनाकर, और उस स्केच के अंदर में जो टोटल तकरीबन IS-38 है वो मैं आपको स्केच फॉर्म में कवर करवा दूंगा, फिर उसको यहाँ से हम दोबारा रीड करेंगे। तो यानी कि एक बुनियादी आपके सामने बातें करने के बाद इस स्टैंडर्ड में हम क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो एक साथ कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। कोई सवाल आपका हो तो बताइए।